बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब जी 26 लाइनें और 4 पैराग्राफ हैं और इनका लुब्बे लवाब ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल ट्रस्ट शो कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे। क्या इन लाइनों को पढ़ के वही सेंस डेवलप हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने सबसे सीनियर जज के साथ खड़ी है और पार्लियामेंट के सामने आ खड़ी हुई है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। जब काजी साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस चल रहा था ना, तो उस वक्त ये ख्याल तस्वुर किया जाता था कि काजी साहब का जो पूरा ग्रुप है, गैंग में नहीं कहता, गैंग असल में वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, ग्रुप कह देते हैं हम ख्याल जजेस का। तो उसका जो मास्टरमाइंड होता था ना, मगज दिमाग सीपीयू, इस पूरे ग्रुप को चलाने वाला, उसको अच्छे मशवरे देने वाला, कानूनी नुकात पढ़ाने समझाने वाला, कानून की बारीकियों को अच्छी तरह से याद दहानी कराने वाला, वो जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा जाता था। और काजी साहब के इस पूरे ग्रुप में अगर कोई इस लेवल का जज था कि जिसको एक बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट कहा जाए जी। तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान है ना, वो भी इस बात को तस्लीम करते थे कि काजी साहब के ग्रुप में अगर कोई ऐसा दिमाग है जो इस पूरे ग्रुप को, इस हम ख्याल जजेस के, इस जो एक जजेस का एक ग्रुप कह लें इसको चलाने वाला मंसूर अली शाह है। तो अगर वो जस्टिस, शुक्र करें हाँकने वाला नहीं कह दिया। नहीं हाँकने वाला जरा वो भी कह रहा हूँ ना कि वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, लेकिन इन सब को चलाने वाले वो थे। अब काजी साहब के उस वक्त ऐसी मुश्किल में फंसे थे कि जिस जज के ऊपर यहाँ तक इल्ज़ाम लग गया कि उसने एक मुल्जिम जज के जो तहरीरी जवाब ड्राफ्ट करने में उसकी मदद की है, तो फिर पीछे और कौन सा रिस्क रहता है। वैसे भी अमूमन दोस्तों के बारे में ना, जो नौजवान लड़के होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने दोस्ती यारी में बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी दोस्ती यारी में बहुत बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, जो उनकी अपनी नौकरी खा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिए और अपने दोस्तों के लिए लिए। वो दोस्त जिसने जानने से पहले उसी मंसूर अली शाह की पीठ में एक बार नहीं कई बार छुरा घोंपा और कोई दीद लिहाज शर्म कोई मुरव्वत का इजहार नहीं किया। बहरहाल जाते जाते फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी आखिरी खत में जो 24 अक्टूबर को लिखा, सही मंजी ठोक के गए हैं, लेवल उन्होंने भी पूरा की है। और और उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर लिखा, मैंने कहा मंसूर अली शाह साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, ये काजी साहब के होते हुए अपने अमाल, अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगने गए हैं जो उन्होंने काजी फायज ईसा के लिए कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में की हैं। और इत्तेफाक से उसके अगले दिन मंसूर अली शाह साहब का खत मंजर आम पे आ गया। मैंने 23 को लिखा था, 24 को मंजर आम पर। नहीं, 24 को लिखा था, 25 को आया था। अच्छा, 24 को लिखा था, जब वो गए थे ना उसी शाम वो लिख के गए थे। सही। तो उस पर डेट मेरे ख्याल में 24 अक्टूबर की तारीख और 25 को मंजर आम पर आया था। तो बहरहाल मैंने कहा अब ये तो वही बात जो कल हम कर रहे थे कि ये तो हकीकत हो गई कि वो वाकई अपने गुनाहों का कफारा अदा करने, माफ़ी मांगने अल्लाह के हजूर गए हैं और यकम नवंबर को उन्होंने वापस आना है। तो अब आपने जो बात की ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने सीनियर तरीन जज के साथ खड़ी हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि 26 टोटल सत्रें हैं, 4 पैराग्राफ बनते हैं और उसमें 3 बार जस्टिस मंसूर अली शाह किसी जज का नाम नहीं, चीफ जस्टिस के। यानी इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात को जल्द निपटाना है तो सिर्फ एक जज के पास हिकमत अमली है और उसका नाम है मंसूर अली शाह, जिसको हुकूमत को मसला है। तो मैं इसलिए अभी भी ये कहता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर अपने हक लेने पर डट जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी लंबी जंग है, जजेस को अपने असाब को काबू में रखना होगा। कर रहे थे पहली फुल कोर्ट होगी तो उसमें आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि जो कुछ उस कमरे के अंदर हुआ उसकी खबरें तो अब बाहर आना शुरू होगी कि सबको निकाल दिया गया था। जो बातें हुई हैं जजेस के दरमियान हुई हैं, 26वीं तरमीम पर का भी गुस्से का इजहार किया गया, एतराज किया गया। देखें, मैंने आपको जिस वक्त हमने, लेकिन जब जजेस ये एतराज करते हैं तो ये सीधा साधा जस्टिस याहिया अफरीदी पर अटैक है। कौन को हुकूमत ने चुना? देखें, मैं जब हम, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जब हमने शाम को पहली वीडियो की थी ना इस हवाले से, तो उसमें हमने कहा था कि वीडियो भी तो टेरी कर दी। हाँ, मेरी छठी हिस्सा ये कह रही है कि जो डिस्कस हुआ है ना फुल कोर्ट इजलास में, ये वो नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और अभी इसके पीछे बहुत कुछ है। और अब जो इतलात इस वक्त आ रही हैं वो यही है कि ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद वहाँ मौजूद अदालती अमले को
जो मुख्तलिफ जजेस के सेक्रेटरीज हजरात होते हैं, या वीडियो लिंक वाले जो जस्टिस मंसूर अली शाह को के साथ रब्ता उन्होंने किया हुआ था, ज़रा ये बताते हैं कि उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद फिर अंदर जो डिस्कस हुआ वो इस एलामिया का हिस्सा नहीं है। ये तो उन्होंने भेजा ना कि मीडिया का पेट भरना है, कि इजलास हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुआ होगा जी। मैं यही कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा इजलास हो, जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ से उनको वीडियो लिंक पर लिया जाए। इतनी एमरजेंसी क्या थी? अगर आपने ये सारा कुछ ही करना था तो जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे पहले ही पड़े हुए थे, उनके प्लान पहले से मौजूद थे। आप कह देते कि मंसूर अली शाह के इस प्लान के ऊपर हम अमल दरामद कर रहे हैं और अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा और उसमें मंसूर अली शाह भी शिरकत करेंगे। आपने मंसूर अली शाह को लाइव लिया, लाहौर सऊदी अरब से लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे थे जो मुमकिन तौर पे जो सारे ये मामलात बनते हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को इंगेज करना, उनको एतमाद में लेना, उनकी राय लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर डिस्कस हुई थी और उनके अंदर क्या क्या मामलात तय पाए थे। लेकिन उसकी हमें एक झलक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बदन बोली से, उनके इक़दामात से, उनके ऑब्जर्वेशन से, या इस तरह के कोई ना कोई ऐसे हमारे पास वो होते हैं मौक़े जहाँ से हम जजेस की आने वाली जो दिनों की हिकमत अमली होगी उसके हवाले से कोई पेशगोई कर सकते हैं, या उसको पहले से उसको पढ़ सकते हैं, या उसको परख सकते हैं। क्योंकि पेशगोई के हवाले से आपको पता है फोरकास्टिंग भी एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसमें आप मौजूदा डेटा को या माजी के डेटा को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयाँ करते हैं। तो यहाँ पर भी पेशगोई करना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जिस एलामिया में जस्टिस मंसूर अली शाह का, इवन के चीफ जस्टिस का शायद 2 बार नाम आया और जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 बार आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ वेटेज बहुत ज़्यादा उसको दी जा रही है, बहुत अहम गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, जिसके हवाले से हम मार्च के महीने से, मार्च के आखिर से, जब 25 मार्च को ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, और उस वक्त से ये रद्द अमल, ये मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इदारा जाती रद्द अमल देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इदारा जाती रद्द अमल नहीं देती तो इससे अदलिया के लिए मसाइल बढ़ेंगे। काजी साहब ने ये इदारा जाती रद्द अमल नहीं दिया, पहले इंक्वायरी कमीशन बनवाया, उससे डैमेज हुआ। जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह बने वो माजरत कर गए, उसके बाद आज खुद नोटिस लिया, 3 समातें हुई और उसके बाद से आज तक उस केस को भी समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। बहाना बनाया गया जस्टिस मुसर्रत हिलाली मौजूद नहीं है, अब 2 माह से वो भी मौजूद हैं, उसके बावजूद केस नहीं लग रहा था। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब ये केस सुनना ही नहीं चाहते थे। सही। क्योंकि काजी साहब इस मामले में कोई नोटिस लेने के लिए रवादार ही नहीं थे। वो इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे खामोश सहूलतकार थे, एक स्लीपर सेल की तरह, जिन्होंने एक लिबादा ये बनाया हुआ था कि मैं आइन और कानून का मुहाफिज हूँ, लेकिन दर हकीकत वो इस्टेब्लिशमेंट की खामोश सहूलतकारी कर रहे थे। और मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ से हमें इस बात का जो है वो कंफर्म हो गया कि वाकई काजी फ़ायज़ ईसा इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमती सियासी जमातें हैं उनके साथ मुश्तरका प्लान का हिस्सा हैं। 63A वाला फैसला देख लें, इसके अलावा PTI से 3 कौमी असम्बली की सीटें छीनने वाला फैसला देख लें, या इस तरह के जो दीगर अहम मामलात हैं, 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना, वो काजी फ़ायज़ ईसा जो सारी ज़िंदगी सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ लिखता रहा, बोलता रहा, अपने फ़ैसलों, अपनी ऑब्जर्वेशन का उसको हिस्सा बनाता रहा, वही काजी फ़ायज़ ईसा हुकूमत की जानिब से जारी करदा सदारती आर्डीनेंस को तस्लीम कर लेता और फ़ौरन उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल भी देता, और उसी 1 महीने के लिए। तो इससे बढ़ के बदनीयती, बददियानती और जो क्या कहते हैं उसको, सहूलतकारी और क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इस सब का बोझ काजी फ़ायज़ ईसा के कंधों पर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसका नुकसान हुआ है अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट की जो साख डैमेज हुई, अब एक आम शहरी के पास आप चले जाएं तो उनसे जाके पूछें कि सुप्रीम कोर्ट के जज इंसाफ फराहम कर रहे हैं, वो आपको जो राय देंगे वो मैं और आप शायद अपने व्लॉग्स में भी बराह रास्त चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे, इस्तेमाल करेंगे वो नहीं हो सकते ना। मैं यही कह रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी साख बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, और उस साख को बेहतर करने का तरीका क्या है? सबसे पहला ये है कि आपने अवाम को इस बात की यकीन दहानी करवानी है कि हम
आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काजी साहब तो बाहर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दफन करके गए हैं, कब्रें बनी हुई हैं, कब्रें बनी हुई हैं, एक बड़ी कब्र है इज्तिमाई कब्र, जिसमें शायद सारी अवाम के वो जो हकूक हैं वो उस बड़ी कब्र के अंदर दफन किए गए। बाकी जो छोटे मोटे दीगर केसेस इज़हार राय, जिस वक्त काजी साहब ये इफ्तिताह कर रहे थे उसी दिन पूरा इस्लामाबाद कंटेनर के साथ बंद किया हुआ था, ये नकलो हरकत की आज़ादी थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब सिर्फ काजी साहब के मुखालफीन नहीं, जो उनके अपने हामी थे वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि यार ये शख्स पाकिस्तान की अदलिया को वो डैमेज दे के गया है जो आज तक अगर आप सारे जो फौजी आमिर है ना उनके इकदामात भी आप मिला लें तो फिर भी शायद इस तरह का नुकसान तो फुल कोड के एलामिये की लाइन नंबर 3, 10 और 17 हुकूमत को दिन में तारे दिखाने के लिए वो नाम सिर्फ काफ़ी है। देखें ये आगाज है। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ देर पहले वो अता तारड़ साहब डिनाइल दे गए कि 27वीं तरमीम हम नहीं ला रहे। देखें 27वीं तरमीम का भी अभी से इनकार हो गया, और उसके साथ ही अभी मैं थोड़ी देर पहले बैरिस्टर अकील अब्बासी का एक बयान पढ़ा कि 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों से मुताल्लिक कोई अकील अब्बासी कौन है? अकील मलिक साहब, सॉरी। हाँ, और वैसे चलें छोड़ें, पिछले दिनों मलकों का भी बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी। समझ गए? बदतमीजी है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ कहा कि बल्ले बल्ले हुई है। तो वो उनका भी मैंने एक बयान पढ़ा ना, तो उसमें वो कह रहे थे कि हम फौजी अदालतों की जो शिक है ना वो 27वीं तरमीम में शामिल वो नहीं होगी। तो वो एक बंदा यहाँ पे जो वजीर आजम का मुशीर है लीगल, मरियम नवाज आज धमकियां दे के गई, पंजाब असम्बली के स्पीकर आज धमकियां दे के गए कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है। तो किस लिए? उसके लिए आईनी अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो 27वीं आर्मी अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट वैसे करामत मुगल साहब कल इंशाल्लाह कुछ दिन को ना हम कोशिश करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बताएं कि इसका असल टारगेट दर हकीकत GSP+ स्टेटस है, कैसे है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ। क्लोज कर दें? नहीं, ये इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। अभी तो हमने बहुत कुछ बोलना है इसमें। तो ये हुकूमत जो मर्जी तरदीद करे, जो मर्जी कहती रहे, इनकी साख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़, वाज़े एक अपनी जो ओपिनियन है वो देनी चाहिए। वो फुल कोर्ट इजलास के एलामिया के तौर पे हो, या वो इस मामले में हो कि जो मुख्तलिफ मुकदमात सुन रहे हैं उस किसी केस की समाअत के दौरान कोई लार्जर बेंच या चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर सरबराह अदलिया वो इस हवाले से कोई अपना एक ऐसी ऑब्जर्वेशंस दें, रिमार्क्स दें, जिससे इस तमाम तर मामले के हवाले से कोई सूरत हाल वाज़ेह हो। जो काज लिस्ट इस हफ्ते की आई है वो देख के लगता है इरादे सामने जाहिर हो गए हैं कि कितने बेंचेस बन गए हैं, कितने केस लगाए जाएंगे। मैक्सिमम 3 रुकनी बेंच, वरना 2-2। ये तजवीज़ किसकी थी? मेरी थी। नहीं, आपकी नहीं थी, ये जस्टिस मंसूर अली शाह की थी कि 2-2 और 3-3 जजेस और मैक्सिमम 140 केसेस, 300 केसेस, 400। इस पूरे हफ्ते में आप देखें कि कोई 968 के करीब के इतने ही कोई केसेस जो है ना वो, और ऑफिशियल आज आगे वो 59,191। जी 91। तो ये हिकमत अमली किसकी थी? ये जस्टिस मंसूर अली शाह की थी। मैं जैसे शुरू में कहा कि मगज कौन होगा, इस पूरी सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाला कौन होगा? हिकमत अमली किसकी? लग तो यही रहा है। अभी आप देखें कि इस सारे मामले में कोई शख्स जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की इस तमाम तर फस्तायत या जो एक इंक्रोचमेंट हो रही है अदालती इख्तियारात पर या अदालती अमूर के अंदर, उस पर अगर कोई जज सही मायनों में मज़ाहमत बन सकता है तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। ये मंसूर अली शाह वो जज हैं कि जब पंजाब के अंदर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात थे उसके अंदर रुकावट बन रहे थे, जब उन्होंने रावलपिंडी में तकरीर की थी, उससे पहले 7 जून का सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास का मामला, पहला खत उन्होंने 7 जून को लिखा, दूसरा खत उन्होंने 10 जून को लिखा, 12 जून को फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने समाअत की थी और उसमें एक हुक्मनामा जारी किया था, IG और उन सबको बुलाया गया था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वो रुकावट बन रहे थे। और उस वक्त जब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की कोशिश की गई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था, लेकिन काजी साहब बज़िद थे कि उनको लाने, वो डिसाइडिंग जो वोट था वो किसका था? वो काजी फैज ईसा का था। 4-4 बराबर थे, नवा वोट इनका था, इन्होंने कहा जी कि इनको लाना है, तो वो 5-4 से उनका फैसला हो गया। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह वो जज थे जिन्होंने ये कहा था कि इस वक्त
हमें पंजाब के अंदर एक दबंग जज की जरूरत है, दबंग चीफ जस्टिस की, और वो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सूरत में हमारे पास दस्तयाब है। इनको चंद महीने वहां पर मजीद रुकने दें। क्योंकि इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि माफिया सबसे ज्यादा जिसके पंजे गाड़े हुए थे वो पंजाब में थे, और स्पेशली लाहौर की सीटें जितनी जिताई गई हैं वो सबके सामने थी। देखें सारी बड़ी बड़ी, 47 सबसे पहले किसका आया? मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब का आया था 130 का। जी जी, उसमें जो फनकारी लगाई हुई थी सबसे पहले लोगों ने तनकीद उस पर की। वो एक को 9 बनाया, वो तो अंदर से वो एक की बाजू निकली। 14 लोग जो उस हल्के में इलेक्शन लड़े हुए थे उन्होंने कहा था हमें एक वोट भी नहीं मिला, एक वोट भी नहीं मिला यार, एक तो लिख देंगे तो। अच्छा, वो जिस हल्के में थे उनका अपना पोलिंग एजेंट तो वहां पे नहीं था वोट, वो एक कम से कम 4 वोट तो होते, 4 वोट तो होते ही है, तो वो भी नहीं मिल सके थे। चलें, बहरहाल अब ये है कि उस वक्त भी आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही ये मशवरा देने वाले थे कि इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में रुकावट बननी है तो अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो फिर अदलिया को बोल्ड और सख्त फैसले लेना होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर भी हो गया था, अभी भी मौजूद है, वो खुल जाएगा, किसी भी वक्त खुल जाएगा। 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस लेने का किसने कहा था? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था। बिल्कुल, काजी साहब इसके लिए भी तैयार नहीं। तो यहाँ से घर चाय पे बुला लिया। हाँ, तो यहाँ से आपको एक वाज़ेह डायरेक्शन मिलती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के अंदर मदाखलत के हवाले से क्या एक वाज़ेह उनकी सिमत क्या है। तो ये आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में हमें इस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। काजी साहब कह रहा हूँ, अभी जो याहिया अफरीदी साहब हैं, एक कुर्सी खाली है, सबसे पहले उन्हें वो फिल करनी चाहिए, क्योंकि आज भी एडहॉक जजेस के बारे में मुतज़ाद आ रही हैं इतलात कि उनको इस फुल कोड में नहीं इन्वाइट किया गया, तस्वीर में नहीं है, ये बहस हो रही है। दूसरा, अमले को बाहर निकाल के क्या ऐसी गुफ्तगू हो सकती है कि जजेस ने कहा कि हम अपने तक ही रखें? क्या हुकूमत के खिलाफ को प्लान आ रहा है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ को प्लान आ रहा है, या फिर वो जो सामने दफ्तर है जो 7 अप्रैल 2022 से कंट्रोल में नहीं हो रहा, उसके खिलाफ को प्लान आ रहा है? देखिए, वो जो 7 अप्रैल से कंट्रोल नहीं ना हो रहा है, उनके फरिश्ते अभी ठीक हो जाएंगे, आप भी देखिएगा। और इस हवाले से इतलात भी सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द वो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी करने वाले हैं। और वो इस बार आप देखिएगा, जैसे हमने दिन को कहा था ना कि अब वो जिस नानी के साथ लाड प्यार किया जाता था ना, वो नानी चली गई है, तो अब आप जो है ना वो मामू के घर में है, और मामू और मामी जो है ना लाड करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मामी जो है वो लित्र भी फेर देती हैं, तो इसलिए जरा एहतियात करें। ये सही साहब का अपना एक्सपीरियंस। नहीं मेरा, हाँ, तो वो आप ना जरा एहतियात करें, इस तरह वो लाड प्यार नानी वाले नहीं हो सकते। आप गमले तोड़ें, आप बर्तन तोड़ें, आप चीजें खराब करें, तो नानी दीवारों पे पेंट करें तो नानी का लाड प्यार में कोई मिलावट नहीं आती थी। बहरहाल अब इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जल्द अहम फैसला करने वाला है, और बदलते हालात, बदलते माहौल को अगर इलेक्शन कमीशन जरा सा भी भांप ले, और ख़ास तौर पे जब दूसरी वजाहत आ चुकी, और दूसरी वजाहत में आपको पता है कि बड़ा सादा सा 2 सफ़ात की थी, और बड़ा सादा सा उसमें फार्मूला जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था कि हमने आइन की तशरीह की है, तो एक सादा कानून साजी से आप आइन को कैसे ओवरराइट कर सकते हैं। तो ये मेन क्रक्स है उस दूसरी वजाहत का, और ये शायद अब इलेक्शन कमीशन को समझ आ जाएगी। और दूसरी अहम चीज़ करामत मुगल साहब इसमें यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में कोई अहम जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। और जो आपने कहा कि बेंच पर लगाने पे सर वज़ीदा के नहीं लगाना, सर ये अभी आप दिए जा रहे हैं, ये अभी आप देखिएगा कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन की अपनी साख क्या है। जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपने इदारे के बारे में कह रहा हो कि आपने अमल नहीं करना, क्या उस जज को आईनी बेंचेस का हिस्सा बनाना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में आइंदा किसी अहम केस में भी उस शख्स को शामिल करना, उस जज को किसी भी केस में शामिल करना, मेरे ख्याल में खुद सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करने के मुताबिक होगा। तकसीम खत्म कैसे होगी अगर तकसीम खत्म? अभी भी आप उन जजेस को निशाना बनाएंगे जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं। नहीं, इख्तलाफ करना अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करने की तरगीब देना, उकसाना, ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जो तफसीली उनकी वो वजूहात उन्होंने जारी की हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर जज को हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर या अपने साथी जजेस के किसी फैसले के ऊपर वो खुलकर इख्तलाफ कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, आप उसके ऊपर अमल दरामद ना करें, ये आप रियासती इदारों के अंदर एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिससे आपका पूरा रियासत का ढांचा जमीन बोझ हो सकता है। काजी साहब जो चैप्टर ओपन करके गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो 8 जजेस हैं इनसे गलती हुई है, इन्होंने आइन के मुताबिक वो फैसला नहीं लिखा, अमल ना किया जाए,
चैप्टर याहिया अफरीदी साहब क्लोज करें? नहीं, वो जो खत लिखा था 24 अक्टूबर को नहीं, मंसूर वो अली शाह मंसूर साहब, अली शाह ने तो सुप्रीम कोर्ट का खत तो लिखा है ना। आज अब सुप्रीम कोर्ट ने जो खत लिखना है वो सामने वाले दफ्तर को लिखना है, जैसे इलेक्शन सर कमीशन अब पाकिस्तान कोई कहता खत है। नहीं लिखना। अब जैसे मैंने कहा कि वो खुद इंप्लीमेंट करेंगे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो इंप्लीमेंट करेंगे। और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 24 अक्टूबर वाले खत और उसमें इस्तेमाल की गई जबान को इंडोर्स किया, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप ये भी देख लें कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था तो याहिया अफरीदी साहब ने काजी साहब को पूरी तकरीर में चार्जशीट किया था, और काजी साहब बैठ हंस के रहे थे। दरमियान में हंस रहे थे। ये वो मीठी मार है जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है कि आपके ऊपर ऐसी मीठी मार दें कि बंदे को तकलीफें भी हफ्ता 10 दिन होती हैं, और टकोरे वो में कराए। हाँ, और टकोरे भी करवाते हैं और पर्चा भी नहीं करवा सकता, क्योंकि जख्म जिस्म के ऊपर कोई ऐसा चोट का निशान नहीं होता। तो ये वो मीठी मार दी थी याहिया अफरीदी साहब ने, जिसको शायद समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी हमारी उस्तानी यूनिवर्सिटी में कहती थी कि आप किसी के साथ ऐसे आर्गूमेंट करें अच्छा कि उसको जी। 3 दिन के बाद जाके महसूस हो कि उस बंदे ने मेरी बेइज्जती की थी। तो मेरे ख्याल में वो आपकी बेइज्जती कर रही होती नहीं नहीं, थी। हमारा नहीं कर रहे थे, हमें वो समझा रही होती थी कि तुमने प्रोफेशनल लाइफ में कि कैसे सख्त आगे बात जाके। नरम लहजे में भी की हाँ। जा सकती है और पैगाम पहुंचा दिया गया है। और जो बंद कमरों हाँ। में हुई है ना अमले को निकाल के, प्रैक्टिस जो एंड अंदरूनी प्रोसीजर, कहानी सामने आ रही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, हम्म। तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हम्म। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करने के हवाले से, ये 3 मेन पॉइंट्स जो है ना वो जिनके ऊपर तमाम जजेस ने अपने खदशात का इजहार किया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है ना वो लोड हो रहा है, तो अनकरीब शायद आप उसकी कहीं पब्लिक ना भी कहीं होगा। से, हाँ, कहीं ना कहीं से आप उसका इजहार भी होते देखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।